जब बात अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई की गैंग वॉर की आती है तब उसमें सबसे ऊपर नाम आता है दाऊद इब्राहिम का। मुंबई में भले गैंग्स की शुरुआत करीम लाला और हाजी मस्तान ने की हो, लेकिन इन सभी से ज्यादा नाम कमाया दाऊद इब्राहिम ने। उसका सपना था अक्खी मुंबई पे राज करना। खुद को मजबूत बनाने के लिए उसने अपने गैंग में कई खूंखार गैंगस्टरों को जोड़ा, जिनका नाम सुनकर पुलिस की भी पैंट गीली हो जाती थी। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका पूरा परिवार भी इसी धंधे में जुड़ा हुआ था। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है दाऊद का भाई इकबाल कासगर का। इकबाल जिसका नाम ड्रग्स माफिया के तौर पर पूरी दुनिया में फैल चुका था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का शायद ही कोई जुर्म होगा जो इकबाल कासगर ने अपने नाम ना किया हो। कासगर के लिए बिल्डरों से फिरौती लेना, शूटरों से बड़े आदमियों की हत्या करवाना एक आम बात थी। इकबाल इन सभी इलीगल धंधों को संभालने के लिए अपनी बहन हसीना पारकर के साथ ही मुंबई में रहा करता था। उस जमाने में हसीना पारकर मुंबई की गॉड मदर के नाम से भी जानी जाती थी। पूरे शहर में उसके नाम का सिक्का चलता था। जब हसीना के पति इब्राहिम पारकर का मर्डर हो गया तब उसने अपने भाई दाऊद के साथ मिलकर मुंबई के कारोबार को अपने हाथों में ले लिया और इसे चलाने लगी। दाऊद के 10 भाई बहन थे। हसीना के हाथों में अपने भाई के 54 बेनाम प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी थी। दाऊद की बहन हसीना का साउथ मुंबई के कई इलाकों में अच्छा खासा दबदबा भी था। वो सीधे तौर पर किसी आपराधिक गतिविधि में नहीं थी, लेकिन साउथ मुंबई के कुछ इलाकों में उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता था। इन सभी अवैध धंधों को चलाने में उसका साथ देता था उसका भाई इकबाल कासगर। लेकिन कासगर ने अपने कारोबार को सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रखा, उसने इसे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। दाऊद के 10 भाई बहनों में 3 भाई पहले ही मर चुके थे। 1986 में जब दाऊद मुंबई से दुबई भागा तब वो अपने साथ अपने परिवार को भी ले गया। दुबई में रहते हुए उसका नाम 1993 के मुंबई के सिलसिलेवार बम धमाकों में भी आया, जिसके बाद दाऊद को एक आतंकी डिक्लेयर कर दिया गया था। दाऊद ने तुरंत दुबई छोड़ देना सही समझा और वो पाकिस्तान में जाकर बस गया। कराची में उसने अब अपना अड्डा बना लिया था, लेकिन दाऊद के भाई इकबाल कासगर ने दुबई में रुकने का ही फैसला किया। इकबाल ने दुबई में ही अपना कारोबार बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और साल 2003 यूएई पुलिस ने इसे धर दबोचा, जिसके बाद 2003 भारत सरकार इसे डिपोर्ट करके मुंबई ले आई और मुंबई पुलिस ने इकबाल को अपनी हिरासत में ले लिया। इकबाल पर इल्जाम लगा कि उसने साउथ मुंबई के प्रॉफिट मार्केट के CPWD यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया है और उस पर एक मार्केट बनवाई है। उसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कोर्ट में पेशी होने पर उसे सजा मिली और वो जेल चला गया। जेल से बाहर आने के बाद इकबाल साउथ मुंबई के उस इलाके में रहने लगा जहां कभी दाऊद का पुश्तैनी घर हुआ करता था। एक जमाने में जहां दाऊद के काले कारोबार का अड्डा चला करता था। इकबाल मुंबई में तो रहने आ गया, लेकिन उसके दुश्मनों की यहाँ कमी नहीं थी और यही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। 17 मई 2011 में छोटा राजन के आदमियों ने उस पर गोलियों की बरसात कर दी। इकबाल तो बच गया, लेकिन इस हमले में उसके ड्राइवर की मौत हो गई। कासगर पाक मोडिया स्ट्रीट में रहते हुए रियल एस्टेट का बिजनेस चला रहा था। पुरानी बिल्डिंग्स पर कब्जा करके वो उन्हें नए दामों पर बेचता था। इस बीच उस पर वसूली का केस दर्ज हो गया। ये शिकायत मुंबई के ठाणे पुलिस स्टेशन के एंटी एक्सटॉर्शन सेल में करी गई थी। एक शाम ठाणे पुलिस ने इकबाल को उसकी बहन के घर से पकड़ लिया था। एक बार फिर उस पर मकोका लगा दिया गया और उसे ठाणे की जेल में भेज दिया गया। लेकिन इस बीच सामने आया कि इकबाल ड्रग्स का इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, जिसके बाद NCB यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कासगर की कस्टडी ठाणे पुलिस से ली और लंबे समय तक उससे पूछताछ की गई, जिसमें पता चला कि इकबाल का नेटवर्क इस हद तक बढ़ चुका था कि जेल में रहते हुए भी ड्रग्स के काले धंधे को वो चला रहा था और इन सभी कामों में कराची में बैठा दाऊद उसका साथ दे रहा था।